हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए है, लेकिन जो बाकी कैडर के लोग हैं इस डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो है आपको पता लगेगा कि जब आप नई एंट्री मतलब एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, और उस बॉन्ड की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, कैसे आपको उसको भरना है, कितने रुपए का है, कौन इसे भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए 16 सितंबर 2020 में आया था, और उसके बाद जितनी वैकेंसी आई हैं इसको हर जगह लागू करा गया है। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पूरा का पूरा बॉन्ड का आपको मैं मीनिंग समझा दूंगा किस तरीके से है, और जो मेन मेन चीज़ें वो यह है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसके सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से संबंधित निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाने के संबंध में। तो ये पहले नहीं था, अब इसको रखा गया है, बॉन्ड मनी के बारे में कहा गया है। तो ये एक बैठक हुई थी जिसको इन्होंने 159-50 नाम दिया है 14 अगस्त 2020 को, और 16 सितंबर 20 में लागू कर दिया, लगभग एक महीने बाद। तो इन्होंने इसमें क्या कहा है पढ़ लेते हैं इसको। इन्होंने इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों मतलब PVBNL, MVBNL, DVNL ये सब है कि समस्त सेवा संवर्ग हो, इसे पढ़ लीजिएगा, सबके लिए, चाहे वो JE हो, चाहे SDO हो, चाहे TG2 हो, चाहे कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, अकाउंटेंट हो, कोई भी, सबके लिए सीधी भर्ती में, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो मृतक आश्रित के उससे आते हैं, सिर्फ सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति, सिर्फ प्रथम नियुक्ति पे। मान लीजिए किसी का प्रमोशन होता है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। नियुक्त होने वाले कार्मिकों को नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करनी पड़ेगी के रूप में सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित है। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सोच रहे होंगे कि क्या नाम है, क्या हमको पैसे जमा करने पड़ेंगे या फिर क्या चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे बताएंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि उपरोक्त सेवा अनुबंध प्रारूप एवं निर्देश संलग्न समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पैसा जमा करना है। एक मैं बताऊं आपको शॉर्ट में, तो आपको ना एक तरीके से एक घोषणा पत्र टाइप का देना पड़ेगा, शपथ पत्र टाइप का देना पड़ेगा। किस तरीके से देना पड़ेगा और किसके सामने वो निष्पादित होगा कि आप इतने रुपए तक जमा कर सकते हैं अगर आप जॉब छोड़ के जाते हैं, ठीक है, एक निर्धारित टाइम पीरियड से पहले। आगे उन्होंने लिखा है कि सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित कराए जाने के संबंध में बॉन्ड मनी की धनराशि निम्नांकित दरों के अनुसार निर्धारित करी जाती है। निर्धारित कौन सी दरों के हिसाब से करी जा रही है देख लो। ग्रेड पे 2600 में 75,000 रुपये लेवल 4। अब इसमें कौन कौन से आते हैं 2600 वाले जो पद होते हैं भाई, इनमें आते हैं आपका पहला जो पद है वो तो है आपका TG2। जो TG2 हैं उनके लिए भी 75,000 रुपये की बॉन्ड मनी है। जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये 2600 यही है। और एक होते हैं कैंप असिस्टेंट, इन लोगों के लिए भी यही है, ठीक है। कैंप असिस्टेंट जो स्टेनो वाली वैकेंसी आती है उनके लिए भी यही है। तो मेन तो यूपीपीसीएल में ये वाली वैकेंसी है, इन लोगों को 75,000 रुपये की बॉन्ड मनी देनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं ग्रेड पे लेवल 3000 रुपीज़ वाले। तो ये 3000 ग्रेड पे जो 3000 है इसमें भी 75,000 रुपये देने पड़ेंगे। और इसमें कौन आएंगे, इसमें आपके आएंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है ना, तो उन लोगों को ये 75,000 रुपये की बॉन्ड मनी की राशि देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके आते हैं 4200 रुपये। 4200 रुपये का ग्रेड पे, इसमें देनी पड़ेगी 1 लाख रुपये। इसमें आपके आते हैं ARO। अगर ARO की वैकेंसी निकलती है और आप उसको कहना मैं अपने एडवर्टाइजमेंट फिल करने के बाद अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये की बॉन्ड मनी देनी पड़ेगी। फिर आते हैं आपका 4600। तो 4600 पे तो अभी इसको तो छोड़ दीजिए, 4600 पे भी कुछ पद हैं लेकिन बहुत कम है। 4800 पे आ जाइए मेन, तो 4800 पे 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे। इसमें है RO, ठीक है, RO 4800 पे, ठीक है। फिर आता है आपका 5400। अच्छा 4600 ग्रेड पे जो है ना, आप 4600 ग्रेड पे JEE को ले लीजिए। ये जो JEE है ना, ये 4600 ग्रेड पे आएंगे। तो ये 4600 ग्रेड पे आप JEE ले लेंगे, तो JEE को देने पड़ेंगे आपके अपने जो है 1.5 लाख रुपए के आसपास। और फिर उसके बाद आते हैं 5400 ग्रेड पे। 5400 ग्रेड पे जो है ये आपका कुछ इस तरह से है। एक तो आपका SDO जो होते हैं, मतलब अगर A की वैकेंसी निकलती है उनके लिए है। फिर AA की वैकेंसी निकलती है उनके लिए भी है, ठीक है। उसके बाद आपका 8900 ग्रेड पे है, तो ये भी AO वगैरह के लिए है या DGM वगैरह के लिए।
इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मेन ऊपर से देख सकते हैं, मेन जो आप लोगों की वैकेंसी निकली है इसमें लेवल 4 है, तो 75,000 रुपये की आपको बॉन्ड मनी देनी पड़ेगी। किस तरीके से देनी है देखो, सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयन उपरांत संबंधित कर्मी को 1 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत परीक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 11 मई की अवधि तक संबंधित कर्मी को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण पर माना जाएगा। मतलब जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो इनका कहना है कि 1 महीने तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ETI लखनऊ में। प्रैक्टिकली ETI में दी नहीं जाती है 1 महीने की, वो बाद में बैच आते हैं उसके अनुसार दी जाती है, आपको इतनी पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन उसमें 1 साल तक आपको ट्रेनिंग पे ही माना जाएगा 1 महीने की। आगे लिखा है कि इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत परीक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि कुल 12 माह के अतिरिक्त अग्रतर 2 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 3 वर्ष से पूर्व कॉर्पोरेशन की सेवाएं छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवानुबंध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं GST लागू दर से कॉर्पोरेशन में जमा करानी होगी। इनका कहना यह है कि 1 महीने की तो आपकी ट्रेनिंग होगी, इसमें 1 साल की 1 महीने की ट्रेनिंग तो आपकी होगी ETI लखनऊ में। इसके अलावा आपकी हो गई ऑन जॉब पोस्टिंग। ठीक है, 1 साल तो ये हो गया 11 महीने में, और 2 साल उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब 1 साल आपको सर्विस में हो जाएगा, उसके बाद 2 इयर्स और, तो कुल 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो निर्धारित बॉन्ड मनी आप करेंगे, अनुबंध पत्र बनाएंगे, वो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा और उस पर आपको GST भी देनी पड़ेगी। तो ये है। अब आगे देख लीजिए, शिथिलता इसमें दी गई है, मतलब ये नियम इन जगह पर लागू नहीं होगा। सेवा प्रारंभ करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के मध्य यदि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रकृति की सेवाओं में चयनित होने पर कॉर्पोरेशन की सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है तो उक्त सेवा में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित बॉन्ड मनी जमा करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। किससे? UPSC भारत सरकार से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के फलस्वरूप किसी पद पर चयन होने की दशा में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए आपने UPSC जो है, UPSC से कोई वैकेंसी निकाली गई है, उसका फॉर्म भरा या पहले से भरा हुआ या अब भरा, जब आप सर्विस में आ गए उसके बाद आप सेलेक्ट हो गए, या तो वो या फिर आपने UPPSC इनमें से किसी एक सर्विस का एग्ज़ाम निकाल लिया, तो आपको फिर जो बॉन्ड मनी आप ये अनुबंध पत्र निष्पादित कर रहे हैं तब आपको ये पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये वाला रूल तब लागू नहीं होगा। सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का उपरोक्त प्रावधान संबंधित संवर्गों की नियुक्ति विषयक सेवा शर्तों में समावेश किया जाएगा। मतलब चाहे कोई किसी भी कैडर का है, सबकी अलग अलग रूल बुक होती है, तो उनमें जो उसके नियुक्ति के संबंधित नियम है उनको इसमें माना जाए। ठीक है, तत्काल प्रभाव से उन्होंने लागू कर दिए थे, क्योंकि इस तिथि के बाद जितने भी एडवर्टाइजमेंट आए उन सबको बॉन्ड करना पड़ा। अब आगे देख लीजिए कि किस तरीके से अनुबंध पत्र आपका निष्पादित होगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा क्लियर करके बता दूँगा। इस नियुक्ति हेतु ये एक तरह से आपका एफिडेविट बनेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखवाना है, कैसे कैसे लिखवाना है, पर देख लें। इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू श्योरिटी जो प्रचुर साधनों से युक्त हो, आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं, को 100 रुपये मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्षों तक कॉर्पोरेशन की सेवा में रहने का सेवानुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि में कॉर्पोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बॉन्ड मनी रुपये प्लस GST लागू दर से की धनराशि कॉर्पोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो से प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको निष्पादित बंद पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मतलब इनका कहने का यह है कि एक बॉन्ड पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी तरफ से आपके पिताजी या फिर ऐसा कोई जो निकट संबंधी हो, आपका कोई भी रिश्तेदार, मतलब जो आपके ब्लड रिलेशंस में आता हो, वो 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाएगा। ठीक है, उसमें ये बात लिखी जाएगी कि भाई आप जब जॉब आपकी लग जाएगी तो 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ देंगे तो मान लीजिए अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे सेलेक्ट हुए हैं तो 75,000 प्लस GST 18% है, वो भी दिखा देंगे, वो आपको कॉर्पोरेशन में जमा करनी होगी, तभी आपको ये लोग जाने देंगे, वरना आपको ये नहीं जाने देंगे। इसके अलावा आपको हैसियत प्रमाण पत्र भी देना होगा। ठीक है, ये रहा हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको बंद पत्र के साथ देना होगा। हैसियत प्रमाण पत्र का मतलब है कि हाँ भाई, जो 75,000 रुपये का आप बॉन्ड एक निष्पादित कर रहे हैं, उतनी आपकी हैसियत है कि इतना पैसा आप जमा कर देंगे।
तो जो तहसीलदार से इस तरह का कम ना हो, और जो ये बॉन्ड होगा ये जिसके समक्ष करा जाएगा संपादित, वो राजस्व अधिकारी हो जो तहसीलदार से इस तरह के कम का ना हो। ठीक है। आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त का बॉन्ड मनी, अब ऐसे लोग क्योंकि जो बॉन्ड मनी है इस तरह का बैंक पत्र निष्पादित कर सकते हैं वो यूपी के अंदर के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी संपत्ति दिखानी पड़ेगी यूपी के अंदर की ही। ये नहीं कि आप यहाँ के बाहर के रहने वाले और बाहर दिखाएंगे कि मेरी हैसियत इतनी है, वो नहीं हो सकता, आपको यहीं दिखानी पड़ेगी। तो फिर उनका क्या होगा, जो बाहर रहते हैं उनके बारे में भी आगे प्रावधान दे रखा है। उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के बाहर नियमित बॉन्ड मनी की धनराशि यदि प्रतिभूति उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध ना होने की स्थिति में, बाहर वाले की अगर है यहाँ पर तब चल जाएगी, यहाँ नहीं है, वो कह रहा है मेरी तो बाहर है तब नहीं चलेगी। तो अगर उसके पास यहाँ नहीं है तब आगे की बात आ रखी है, घटनाएँ के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है। क्या है, अब देखो इसमें लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटराइज्ड एफिडेविट, एक एफिडेविट बनवाएगा जो नोटराइज्ड होगा, नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र होगा, इस राशि से प्रस्तुत कर देगी। उत्तर प्रदेश में प्रतिभूति बनाए जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है। तो मतलब पहले तो एक शपथ पत्र देगा नोटरी वाला कि भाई उसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहता परिचित जो उत्तर प्रदेश में ये कह सके कि हाँ भाई मैं इतने रुपये का ऐसे प्रमाण पत्र दे सकता हूँ या बॉन्ड मनी कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें आगे कह रहा है कि यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभूति नहीं बन पा रहा, मतलब कोई गारंटी नहीं है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, जब भाई उसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है यूपी के अंदर, तो वो कैसे बनवाए हैसियत प्रमाण पत्र। अब यहाँ का तहसीलदार बाहर की तो बनाएगा नहीं, तो एमपी वाले की बना देगा हैसियत प्रमाण पत्र, इनकी तो बनाएगा। तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी रुपये मान लीजिए 75,000 रुपये लेवल 4 की, एवं जीएसटी लागू दर से वर्तमान में 18% है, अभी के लिए 18% है, तो इतनी बैठेगी सम्मिलित करते हुए कुल इतने रुपए की सावधि जमा पत्र मतलब फिक्स डिपॉजिट करानी होगी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉरपोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब है अगर भाई तुम बाहर के रहने वाले हो, एमपी के रहने वाले हो, यूपी के नहीं हो, राजस्थान के हो, बिहार के हो, तमिलनाडु के हो, उत्तराखंड के हो, कहीं के भी हो, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बॉन्ड मनी के लिए एक बंद पत्र निष्पादित नहीं कर सकता, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी कोई जानकार की प्रॉपर्टी नहीं है, तो भाई आपको कैश में डिपॉजिट कराना पड़ेगा पैसा, उसकी एफडी करानी पड़ेगी यूपीपीसीएल के पक्ष में। आप एक नेशनलाइज्ड बैंक में जाएंगे, मतलब किसी प्राइवेट बैंक में नहीं होगी, आप एक नेशनलाइज्ड बैंक में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद अपनी एफडी कराएंगे, यूपीपीसीएल के पक्ष में होगी वो एफडी, और उस एफडी पे आपको किस तरीके से मान लीजिए 1 लाख रुपये की बॉन्ड मनी है और 18,000 रुपये जीएसटी होगी, तो 1,18,000 रुपये का आप करेंगे तब जाके होगा। और उसमें सीधे सीधे ये बात करी जाएगी कि 4 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, 3 या 4 साल तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। बंद पत्र ₹100 के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए, मतलब 100 रुपये का स्टाम्प पेपर हो। यदि ₹100 के स्टाम्प पेपर के एक पन्ने शीट में उपलब्ध न होता, ऐसी दशा में 2 या 3 शीट जो कम मूल्य के हों परंतु उनके मूल्य का कुल प्रयोग में ला जाता है। मतलब अगर किसी के पास 100 रुपये का स्टाम्प नहीं है, कह रहा है भाई 50 के हैं तो 50 के 2 बना लो, 20 के हैं तो 20 के 5 बना लो, 10 के हो तो 10 के 10 बना लो। पर इतना बड़ा तो मैटर है नहीं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्नों में आ जाएगा, वैसे तो 1 पन्ने में आ जाएगा, तो 1 पन्ने में कोशिश करिएगा। आगे उन्होंने लिखा है कि प्रतिभूति दोनों को पूरे पन्ने, मतलब जो एम्प्लॉय है, जो अब बनने जा रहा है एम्प्लॉय कैंडिडेट है, उसके और प्रतिभूति दोनों को पूरे पन्ने शीट से यदि कोई हो बंद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हर पेज पर हस्ताक्षर करेंगे कौन कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन होने जा रहा है और जो उसकी गारंटी ले रहा है वो भी। बंद पत्र पर किसी प्रकार की काट छाट, परिवर्तन अथवा पुनर्लेखन, मतलब कोई कटिंग नहीं करेंगे, किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे कि काट के कुछ और लिख दिया, या फिर पुनर्लेखन मतलब ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। प्रत्येक ऐसे स्थान पर वो प्रतिभूति आप करेंगे तो फिर भाई एक काम करना, यहाँ पर कटिंग करोगे, ठीक है, उसको काटोगे छाटोगे दोबारा लिखोगे तो वहाँ पर आपको दोनों को साइन करना होगा, तो उसको आपको कैंडिडेट को भी और जो आपका गारंटर बन रहा है उसको भी। आगे लिखा है इन्होंने कि प्रतिभूति एवं साक्षियों का पूरा नाम लिखा होना चाहिए। प्रतिभूति एवं साक्षी दोनों का मतलब जो गारंटर है उसका और जो साक्षी बनेंगे, तो साक्षी भी ले जाते हैं, उनका पूरा नाम हो, पता हो और उनका पद नाम भी हो, उनके हस्ताक्षरों से नीचे करना चाहिए। यानी खाली साइन करा दीजिए हाँ साक्षी हो, पूरा नाम हो, भाई पता भी तो पता लगे कौन साक्षी बन रहा है, किसी को भी बना दोगे क्या। आगे लिखा वह दिनांक जब बंद पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया जाएगा नहीं बदलाना जाना चाहिए, मतलब कभी भी आप डेट उसको चेंज नहीं करेंगे। निष्पादन के पश्चात बंद पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बंद पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय को आपको ही स्वयं करना होगा। ठीक है, किसी तरह का परिवर्तन मत करना। एक बार अगर आपने बनवा लिया फिर उसके बाद काम लोगों से मुझे चेंज कराना है, मान लीजिए बंद पत्र निष्पादित हो गया, फिर आप सोच लो चलो एक काम करते हैं कि गारंटर ये नहीं, आपके जिस गारंटर बनता है उसमें नाम पीछे खींच लिया कोई और, या फिर साक्षियों में नाम खींच लिया, तो ये नहीं हो सकता।
बंध पत्र का निष्पादन जो है वो किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की सम्मति किया जाए। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होना चाहिए। एवं यहाँ पे जो फिंगर बैंक से कैंडिडेट आएगा एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर से सत्यापित की जानी चाहिए। मतलब जो आपका गारंटर साइन करेगा उस गारंटर के साइन पर हर पन्ने पर मजिस्ट्रेट की मोहर भी लगेगी, क्योंकि आपकी जो साइन हो रहे हैं गारंटर के उसको सत्यापित तो मजिस्ट्रेट ही करेगा ना। ये कोई कि भाई वो उन्होंने कह दिया कि हाँ ये मेरा गारंटर बन गया, तो एक चाहिए तो सही जो कहे कि हाँ ठीक है इसके साइन ही है और यही आदमी है ये गारंटर बन गया है। हाँ इसको औकात कह सकते हो, एक सिंपल भाषा में हाँ हैसियत है। ठीक है, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय का नाम तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने गारंटर से साइन कराया 2 तारीख में और कल हस्ताक्षर करवा दिया जाए मजिस्ट्रेट से 3 तारीख में, तो एक ही दिन में सारा काम होना चाहिए। अब आगे लिखा है कि प्रतिभू जो आपकी गारंटी लिया है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, जो मैंने पहले कहा था। तथा उसे कम से कम रुपए के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए। मान लो उसने आपकी 75,000 की गारंटी ली है, जब भी ऐसे प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो कम से कम 75,000 रुपये का डेट चुका सके, कर्जा चुका सके। ये नहीं कि आप किसी ऐसे को उठा लाए जो 50,000 रुपये का कर्जा चुका सकता है और उससे कह रहे 75,000 की गारंटी दे दी, ये पॉसिबल नहीं है। तथा इसके प्रमाण हेतु बंध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र, ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र एक तरीके से हैसियत प्रमाण पत्र है, तो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का ना हो संलग्न किया जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ये चीज़ बहुत पहले बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको जितने भी आप सर्टिफिकेट्स पूरे करोगे। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी रुपये, मान लीजिए 1,71,000 है और GST लागू दर से वर्तमान 18% को सम्मिलित करते हुए कुल 18,000 रुपये, मतलब कुल 1,18,000 कह सकते हो अगर 1 लाख का है, सावधि जमा पत्र मतलब फिक्स डिपॉजिट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के दौरान 3 वर्षों की सेवा अवधि कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। वो जो बात पहले थी कि भाई अगर आपके पास गारंटर नहीं मिला जो यूपी का निवासी हो तो आप एक काम करो, आप पैसे लाओ और उस पैसे की FD कराओ किसके पक्ष में, UPPCL के पक्ष में, जो पैसा आपको 4 साल बाद ही मिलेगा। अगर 4 साल से पहले जॉब छोड़ कर गए तो ये पैसा तो गया UPPCL के खाते में। अब आगे देखते हैं कर्मिकों वो बंध पत्र बनेगा क्या। मेन बात ये है, ये तो निर्देश दिए थे, अब उसको बनवाना कैसे है। कर्मिकों द्वारा 100 के क्वेश्चन पेपर पर जो ये बंध पत्र निष्पादित होगा ये क्या है, ठीक है। इसमें लिखा है कि इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री मतलब कैंडिडेट का नाम, पुत्र, उनके पिताजी का नाम, अस्थायी पता जो भी पता है, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में नियुक्ति पत्र संख्या जो आपको रिक्रूटमेंट लेटर मिलेगा वो, दिनांक ये है, मैं वर्णित शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं, ठीक है। अब तत्पश्चात यहाँ मतलब कर्मचारी कहलाएंगे या फिर आवेदक कहलाएंगे, जो भी कहलाएंगे, एवं श्री, अब उनका नाम आएगा जो गारंटर है, उन पुत्र श्री, उनके पिताजी का नाम, निवासी ये, तत्पश्चात प्रतिभू कहलाएंगे, ठीक है, या भी प्रतिभू कहलाएंगे, इनको प्रतिभू कहा जाएगा, ये गारंटर बन गए, ठीक है। ऐतद द्वारा आबद्ध होते हैं जिनमें उनके प्राधिकारी, निषादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से, मतलब जो गारंटर बनेगा मर जाता है या उससे कुछ हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी ये वर्ड यूज़ करने के लिए, पर बाई चांस कुछ हो जाता है तो जो आपकी गारंटी जिन्होंने ली है उनके जो वारिस होंगे उनको भी ये पैसा चुकाना पड़ सकता है अगर आप पहले जॉब छोड़कर भागते हो तो। व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को या तो द्वारा कॉर्पोरेशन के लाइने मांगे जाने पर रुपये अपने के दिन में बाधित होंगे। कुल मिला के कहने का ये है कि अगर आप 4 साल से पहले जॉब छोड़ के चले गए तो गारंटर जो है वो ये पैसा देगा, ठीक है। पहले तो आपको जाना ही नहीं देना, फिर भी अगर आप चले गए तो आपका ये पैसा गारंटर देगा। ये वही दिनांक, मास व हस्ताक्षर, कार्मिक के हस्ताक्षर के प्रतिभू के। आगे उन्होंने लिखा यह कॉर्पोरेशन में नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थायी रूप में नियुक्त किया गया, स्थायी जिस पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे लिखा एवं यदि कॉर्पोरेशन को आश्वस्त करने का आशय से कि प्रतिभू स्वयं अपनी ओर से स्वयं अपनी ओर से कॉर्पोरेशन की सेवाओं को प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी के नियमित संवर्ग में जो भी संवर्ग आएगा मतलब कैडर आएगा उसका नाम के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ गारंटर का नाम आएगा कि यह बंध इस पत्र प्राप्त करता है अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त कि यदि या कैंडिडेट का नाम अपने प्रशिक्षण के दौरान अंत पश्चात उसके नियमित संवर्ग में संवर्ग का नाम होगा पेरोल में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात तक कॉर्पोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कॉर्पोरेशन की पूर्व अनुमति लिए बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दिशा में जो गारंटर है और अथवा प्रतिभू कॉर्पोरेशन को मांगे जाने पर बंध पत्र में वर्णित धनराशि का अविलंब भुगतान करेंगे तथा उसके
मतलब कैंडिडेट के उत्तर प्रतिभूति द्वारा उपरोक्त धनराशि के मानदंड पर भुगतान करने के उपरांत कार्मिक बाध्यता प्रभावी नीति अंतर्गत पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगी। यह सदा प्रतिबंध होगी यदि कॉरपोरेशन इस जहाँ कर्मचारी का नाम की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र को शर्तानुसार कर देता है तो भूलपत्र निष्पादित समझ जाएगा। मतलब यह है कि अगर भाई ये खुद हटा रहे हैं नौकरी पे से तो यह भूलपत्र निष्प्रभावी नहीं होगा। मान लीजिए 3 या 4 साल से पहले 4 साल से पहले उन्होंने खुद हटा दिया किसी वजह से, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाएगा कि लाओ ये वाला पैसा दो, तो ये हटाना है। तो सिंपल शब्दों में सीधी सी बात शॉर्ट जो बात है कि आपको एक गारंटर ढूंढना पड़ेगा। जो लोग यूपी के ही कैंडिडेट हैं अच्छी बात है, और उनके पास उनके माता पिता हैं या कोई ना कोई रिश्तेदार होगा और कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें 75,000 रुपये की उनकी क्षमता होगी कि वो चुका सकें। किसी के पास मकान होगा, दुकान होगी, कोई ना कोई व्हीकल होगा जिसकी अमाउंट 75,000 से ऊपर की होगी, कोई ना कोई ऐसा एसेट होगा जो 75,000 से ऊपर होगा, उसके आधार पर उनका हक़ प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। और इसके अलावा जो है वो गारंटर जो बनेगा वो ये घोषणा करेगा कि हाँ अगर ये जॉब छोड़ के जाता है तो मैं इतने रुपये चुका दूँगा जितने बॉन्ड में देना प्लस GST 18%। ऐसे लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मान लीजिए चाहे वो यूपी के हों, और फिर वो लोग जो यूपी के बाहर के हैं पर उनके पास कोई गारंटी यूपी का नहीं है, तो उनको क्या है बॉन्ड मनी प्लस 18% GST का एक FD करानी पड़ेगी यूपी पीसीएल के पक्ष में 4 साल के लिए। 4 साल बाद ही वो आपको पैसा मिलेगा। अगर आप छोड़ के चलेगा तो वो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे आपको इस तरह के फैक्ट्स बताए जाएंगे। धन्यवाद।